दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में अटैक बाय वाइल्ड एनिमल। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आप अपना पैदल जा रहे हैं या किसी व्हीकल पे जा रहे हैं और अचानक कोई वाइल्ड एनिमल सड़क पर चलते हुए आपको अटैक कर देता है, या फिर आप अपनी गली मोहल्ले कहीं पर आसपास घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, किसी भी वजह से वहाँ से आप निकल रहे हैं और कोई लावारिस कुत्ता, स्ट्रे डॉग जिसे हम बोलते हैं, वो आपको काट जाता है, तो उस केस में कंपनसेशन कितनी होगी, किस तरह से वो कैलकुलेट होगी, कहाँ पर आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है 2023 की, जो काफ़ी लेंदी जजमेंट है और इसमें डिटेल में सारे कानूनों के बारे में डिस्कस किया गया है। वहाँ पर जज साहब ने बताया है कि किसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि अलग अलग जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनकी लाइबिलिटी जो है किसी और के ऊपर थोप देती है। दूसरी एजेंसी जो है वो कहेगी नहीं जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप सड़क पर नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं तो NHAI वाले हैं, वो कहेंगे MC की लिमिट्स में आता है, ये तो स्टेट की लिमिट में आता है। तो किसकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस हिसाब से कंपनसेशन मिलेगी, क्या कहाँ पर आपको पिटीशन फाइल करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी बताया कि क्या मिनिमम कंपनसेशन पर अगर कोई भी बाइट करता है, जैसे स्ट्रे डॉग कहीं का काट जाता है किसी को, तो उस केस में कितना मिनिमम कंपनसेशन आपको मिलेगा, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जजमेंट आई है, तकरीबन 150 पेजेस से ऊपर की जजमेंट है, उसमें जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिस्कस किया है, हाई कोर्ट के जज साहब ने पिछले जो जजमेंट्स आई हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस तरह के केसेस में, तो उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं या ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजविंदर कौर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, 2023 में ये जजमेंट आई थी, 18 अगस्त 2023 की। कॉमन जजमेंट है, 193 पिटीशंस थी वहाँ पर, 193 पिटीशंस जो थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी हाई कोर्ट में, काफ़ी टाइम से उसमें कई तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो फाइनली 18 अगस्त 2023 में इन 193 पिटीशंस पे जजमेंट आई, कॉमन जजमेंट आई। जजमेंट जो थी ये तकरीबन 164 पेजेस की जजमेंट थी, काफ़ी डिटेल जजमेंट है, नेट पर इजीली अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा का, उन्होंने डिसाइड किया द इशू विद रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, के कंपनसेशन का जो प्रोसेस है, कंपनसेशन का जो क्वांटम है, वो जो विक्टिम्स हैं उनके, या फिर उनके विक्टिम्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है कहीं पर भी, पब्लिक स्ट्रीट पे, पब्लिक रोड पे, ऑन अकाउंट ऑफ वाइल्ड एनिमल का अटैक हो या फिर स्ट्रे डॉग बाइट एट्सेट्रा। मतलब एक जनरल उन्होंने बोला कि कोई अगर लावारिस कुत्ता किसी को काटता है, कोई वाइल्ड एनिमल कहीं पर अटैक करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट चोट आए, ठीक है, हो सकता है आपके व्हीकल डैमेज हो जाएं, किसी और के साथ एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन एक्सीडेंट्स जो है इस तरह के होते रहते हैं कि हाईवे पे आप जा रहे हो, वाइल्ड एनिमल आ गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट नहीं लगी बट सामने वाले को चोट लगी, आपके व्हीकल को डैमेज हुआ, सामने वाले व्हीकल को डैमेज हुआ। तो किस तरह से इस तरह के केसेस को सुलझाया जा सकता है, तो इस जजमेंट में जज साहब ने डिस्कस किया। एक पुरानी जजमेंट थी, सावित्री यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये रिट पिटिशन थी CWP 2016 की, 2019 की इसमें ये डिसाइड हुआ। और उसमें प्रोविज़न जो थे हरियाणा म्यूनसिपल बायलॉज जो थे 2006 के, रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, इसके बारे में डिस्कस किया गया। उसमें कोर्ट ने क्या बोला, द कस्टोडियन ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स, जो लावारिस पशु होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, इज़ द स्टेट, मीन्स सरकार उसकी जिम्मेवारी है लेगी, वो उसके कस्टोडियन है, जो भी लावारिस पशु हम देखते हैं, एंड द म्यूनसिपैलिटी, तो स्टेट की ही एक तरह से इंस्ट्रूमेंटैलिटी एजेंसी है म्यूनसिपैलिटी, तो सरकार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो, वो उसकी जिम्मेवारी लेंगे, वो उसके कस्टोडियन है, उनकी जिम्मेवारी है। इट इज़ देयर ड्यूटी टू राउंड देम अप, कि उनको संभाल के जहाँ पर भी रखना है रखे, विद द हेल्प ऑफ देयर एनफोर्समेंट स्टाफ, उनके पास स्टाफ है एनफोर्समेंट स्टाफ, ऑन एवरी डे बेसिस, बाय कीपिंग इन व्यू द प्रीपोंडरेंस ऑफ मिनांस ऑफ स्ट्रे कैटल, कि जो ये स्ट्रे कैटल है, आप देखेंगे बहुत सारे गायें हैं, भैंसे हैं, लावारिस कुत्ते हैं, गली में, सड़कों पर इस तरह से घूम रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर साफ बोला, इस सावित्री यादव की जजमेंट में हाई कोर्ट ने, कि
स्टेट सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनकी जिम्मेवारी है उनको सही तरीके से रखना और डेली बेसिस पे वो चेक करें कि कहाँ पर उनके इन्फोर्समेंट स्टाफ को भेजना है और वहाँ से उनको पकड़ के लाए और उनके जगह जहाँ पर उनकी स्पेसिफिक जगह है वहाँ पर उनको रखा जाए। When the municipality fails to carry out its statutory obligation of keeping citizens residents free from possible harm from stray animals, they become liable to compensate। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, जो सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी इंजरी हुई है, जो भी लॉस हुआ है किसी का भी, वो उसको भरपाई करे। उस केस में, सावित्री यादव के केस में 20 लाख रुपए जो थी वो अवार्ड किए गए थे एज कंपनसेशन। अटैक बाय ब्लू बक काऊ, नील गाय, ये बहुत कॉमन देखा जाता है हाईवेज पे। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी चला रहे हैं, मे बी अंधेरा है, नील गाय सामने से आ जाए और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। अ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ हो गई यहाँ पर ड्यू टू अटैक बाय ब्लू बक काऊ, नील गाय, वॉज अवॉर्डेड टू द ट्यून ऑफ ₹5,12,500 इन द मैटर ऑफ सुखदेव कौर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2014 की रेट है, 2016 में डिसाइड हुई थी। 5,12,500 वहाँ पर कंपनसेशन एक तरह से दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो विक्टिम था उनकी डेथ हो गई थी, तो फैमिली मेम्बर ने यहाँ पर केस फाइल किया था। तो जो भी वो कंपनसेशन डिसाइड किया गया, वो मोटर व्हीकल एक्ट में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेशंस होती हैं कि कितना अब यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है जो विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी कितनी क्वालिफिकेशन थी, वो क्या काम करता था, कितनी एज थी, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है मोटर व्हीकल एक्ट में कि किस तरह से कंपनसेशन जो है बनीगी, क्या कैलकुलेशन होगी। तो जो प्रिंसिपल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, वो इसमें अप्लाई करके कंपनसेशन को कैलकुलेट किया गया था। मेरा एक सेपरेट वीडियो है मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर ही कि कंपनसेशन कितनी बन सकती है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। अटैक बाय स्ट्रे डॉग्स, अब आया अटैक बाय स्ट्रे डॉग्स, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी इस सोसाइटी में आज के टाइम में हर मोहल्ले में, हर सड़क पर आप देखेंगे इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को काट रहे हैं ये जो लावारिस कुत्ते हैं, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, लोग सैर नहीं कर पाते इसकी वजह से, तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक मैटर था अनुपम त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2016 का ये जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट मैनी चिल्ड्रन वर बिकमिंग ईजी एंड इनोसेंट टारगेट्स ऑफ द स्ट्रे डॉग्स and the children being the fundamental embodiment of human race deserve due care and protection from any kind of attack by stray dogs। तो बच्चों के लिए खास इसमें ऑब्जर्वेशन आई कि बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है स्ट्रे डॉग्स के, जो उनसे भी ये इस तरह के ये अटैक हो रहे हैं। तो उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 के प्रोविजंस को भी रेफ़र किया। उसमें बोला इट वॉज हेल्ड दैट ऑब्लिगेशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, तो हर जगह लोकल अथॉरिटीज़ जो है सरकार की अथॉरिटी है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, पंचायत वगैरह होगी, तो उनकी कहते हैं कि ऑब्लिगेशन है इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमन बींग्स वाइल मेंटेनिंग कंपैशन टू स्ट्रे एनिमल्स, कि आपको स्ट्रे एनिमल्स की तरफ भी दया का भाव रखना है, बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको अननेसेसरी किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचे, खासकर बच्चे। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल्स के जो रूल्स हैं 2001 के, उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया। यहाँ पर डायरेक्शंस इशू हुई हैं लोकल अथॉरिटीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें क्या बोला लोकल अथॉरिटीज़ को कि आपको मेंटेन करना है सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉग पाउंड्स, एनिमल केनल्स, शेल्टर्स, डॉग वैन्स फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, कि जितने भी ये लावारिस कुत्ते आपके आसपास, यहाँ पर आपके गली मोहल्ले घर के आसपास घूम रहे हैं, इनको आपने सफिशिएंट उसमें अपने वैन्स वगैरह रखनी है, ठीक है। आपके पास ट्रेंड डॉग कैचर्स होने चाहिए, अदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम वहाँ पर राउंड कीजिए, और अगर आपको कोई भी इस तरह का लावारिस पशु मिलता है तो उसको पकड़िए और उनकी जहाँ पर जगह रखी है, डेजिग्नेटेड प्लेस है, उनको वहाँ पर रखा जाए। लोकल अथॉरिटीज़ को ये भी बोला गया कि टू स्टरलाइज इम्यून द स्ट्रे डॉग्स, उनकी स्टरलाइजेशन करें विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस अमंगस्ट अदर्स, जो भी उसके लिए कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में लीजिए और उनकी स्टरलाइजेशन कीजिए ताकि उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रह सके। कर्नाटका हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था जिसमें कंपनसेशन दी गई थी। ये केस का टाइटल है मिस्टर यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 2022 में डिसाइड हुई है पिटीशन। इसमें डायरेक्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल अथॉरिटीज़ को टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख वहाँ पर बोला गया
टू द petitioner whose minor son has sustained injuries due to dog bite and eventually passed away। तो जो उसका छोटा बच्चा था, जो petitioner था वहाँ पर, उसका छोटा बच्चा जो था इंजरी के कारण जो है उसकी डेथ हो गई क्योंकि डॉग ने उसको काट लिया था। तो इस तरह के केसेस जो है बहुत ज़्यादा आजकल इस तरह देखे जा रहे हैं। तो इस वाली जजमेंट में जिसकी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, उन्होंने इन प्रोविजंस को, इन जजमेंट्स को रेफ़र करने के बाद कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्मुलेट किए और उनका एक एक करके आंसर दिया। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो था कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया, वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी would apply on incidents accidents due to stray wild animals on roads and public streets fastening the liability on the state। मतलब क्या ये स्टेट की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, मीन्स उसके लिए इफ़ एंड बट कुछ नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो डायरेक्टली आप बोलेंगे कि हाँ ये स्टेट की ही जिम्मेवारी है, स्टेट के पास उस जिम्मेवारी को बचने के लिए उसका कोई एस्केप नहीं है। उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि स्टेट की ये पूरी तरह से जिम्मेवारी है, कोई इफ़ एंड बट नहीं आएगा उसमें। तो उन्होंने क्या बोला कोर्ट ने, अ perusal of the statutory provisions as also the precedents referred to above from the Honorable Supreme Court as well as High Courts across the country clearly establishes that state as well as its agencies and instrumentalities including the National Highway Authority of India, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या बोलती है कि जी हमने तो सिर्फ सड़क बनानी थी, अदरवाइज इसको मेंटेन करना, इसकी सिक्योरिटी करना, स्ट्रे एनिमल से प्रोटेक्ट करना, ये एमसी का काम है, लोकल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका काम है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, स्टेट का, सरकार का काम है, उनकी एजेंसीज जितनी भी हैं उनका काम है, उनकी इंस्ट्रूमेंटलिटी जैसे एमसी वगैरह है उनका काम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी इसमें जिक्र किया गया कि उनकी लाइबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कीपिंग द मेंटेनिंग देयर स्ट्रीट्स रोड्स सेफ इंक्लूडिंग द मेनेंस ऑफ स्ट्रे वाइल्ड एनिमल्स एंड स्ट्रे डॉग्स। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक प्रिंसिपल दिया कि सरकार की ही इसमें जिम्मेवारी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी सरकार ने काम किया बट फिर भी ये हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकती। द स्टेट्स एज वेल एज इट्स एजेंसीज हैव ऑल्सो बीन हेल्ड लाइबल टू कंपनसेट द विक्टिम्स हेयर्स ऑफ द विक्टिम्स। ये भी है कि आपकी जिम्मेवारी तो है ही है उनको साफ़ सुथरी एक तरह से फ्री फ्रॉम जो स्ट्रे कैटल है उससे रोड वगैरह देना, वो तो आपकी जिम्मेवारी है ही है। बट अगर कोई ऐसा हो भी जाता है हादसा तो वहाँ पर कंपनसेशन देने की भी लाइबिलिटी जो है वो स्टेट की ही है, या तो जिनको इंजरी हुई है उनको या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर उनकी डेथ हो जाती है। बाय होल्डिंग दैट द स्टेट ओड अ पब्लिक ड्यूटी है टू सेफगार्ड द सिटीजन्स रेजिडेंट्स फ्रॉम द अबव सेड menace and having failed to fulfill the said obligation they cannot be permitted to escape liability by pleading paucity of resources or insufficiency of funds। स्टेट ये नहीं कह सकती कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकते। पीपल कैन नॉट बी लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स फॉर अ स्टेट फेलियर, कि अगर स्टेट का फेलियर है तो लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि जी हाँ उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की, ये स्टेट का फेलियर है, स्टेट को ही कंपनसेट यहाँ पर करना पड़ेगा। The rights of the claimants stand further crystallized since the state has been collecting road tax। अब हम देखेंगे जब भी हम गाड़ी वगैरह लेते हैं, कोई भी व्हीकल लेते हैं, तो वहाँ पर स्टेट जो है रोड टैक्स भी लेती है, किसी भी तरह का कोई यूज़र फीस है, टोल है, सारी चीज़ें ली जाती है। तो वो किसी भी तरह से बच नहीं सकती अपनी लाइबिलिटी से। बाद में ये नहीं कह सकती कि जी हाँ अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अगर कोई स्ट्रे कैटल, कोई वाइल्ड एनिमल या कोई स्ट्रे डॉग आपको कोई भी किसी भी तरह का हार्म पहुंचाता है, आप रोड टैक्स ले रहे हो, आप यूज़र फीस ले रहे हो, आप कितनी तरह की सेस कलेक्ट कर रहे हो, टोल ले रहे हो वहाँ पर हाईवे पे, तो आप अपनी लाइबिलिटी से यहाँ पर बच नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन का कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया। नेक्स्ट इज वेदर क्लेम फॉर कंपनसेशन financial assistance can be made only by way of writ petition in the absence of any statutory regulations or there is alternative mechanism। तो कोर्ट ने ये भी बताया कि यहाँ पर आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करेंगे अगर आपको कोई कंपनसेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, या फिर कोई और रेमेडी आप इसमें अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं है इस कंपनसेशन को लेकर, इस तरह की कंपनसेशन को लेकर। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, perusal of the judgments and the law referred to above does show that writ petition may be entertained। तो writ petition भी कहते हैं ली जा सकती है, writ petition को भी entertain किया जा सकता है, but it does not rule
दैट कंपनसेशन जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय ऑफ रिट पिटिशन एंड नो अदर मीन इज अवेलेबल। मतलब क्या हुआ, कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने, कि रिट पिटिशन भी एंटरटेन की जा सकती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिट पिटिशन इज़ द ओनली रेमेडी, और भी रेमेडी इसमें कॉमन लॉ में हमारे पास इसकी कंपनसेशन को लेकर है। अ रिट पिटिशन इज दस नॉट एन एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन एंड इज ओनली एन ऑल्टरनेट टू व्हाट शुड अदरवाइज बी द नॉर्मल प्रोसीजर। तो रिट जुरिसडिक्शन जो है वो अकेली सिर्फ एक ऐसी रेमेडी नहीं है जो आपको अवेल करनी है। आप अपने लोकल कोर्ट में जाइए, वहाँ पर आप अपना कंपनसेशन का केस फाइल कर सकते हैं, और एज़ पर द जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेस पे कंपनसेशन वो जो है वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। नहीं तो रिट पिटिशन भी एंटरटेन की जा सकती है एज एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी। विच एजेंसी, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है अब यहाँ पर, विच एजेंसी और अथॉरिटी ought to be held liable for compensation। अब आया इसमें काम का क्वेश्चन कि कौन सी अथॉरिटी को आप कंपनसेशन के लिए लाइबल मानेंगे, एंड द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन, कि किस प्रोसीजर के तहत कंपनसेशन मिलना कितना चाहिए ये डिसाइड होगा। तो कोर्ट ने क्या बोला, सिंस द स्टेट एंड इट्स एजेंसी जो है, अभी हमने बात की कि वो लाइबल है, ठीक है, स्टेट और जो भी उसकी एजेंसी है कंपनसेशन को देने के लिए। The state through Department of Local Self-Government in relation to the areas falling within the notified municipal authorities and through Department of Panchayat and Development for the areas falling outside the jurisdiction of local government would be liable to pay claims against the award passed। तो जो भी अवार्ड पास होगा, जो भी चीज़ें होंगी, कौन पे करेगा, स्टेट थ्रू, सरकार किसके थ्रू, जो भी लोकल वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है, एमसी के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है, जिसके भी अंडर आता है, तो वो वहाँ पर पैसा जो है कंपनसेशन जो है वो पे करने के लिए लायबल होंगे। सिमिलरली अगर कोई ऐसा हादसा जो है वो स्टेट रोड या स्टेट हाईवे पर होता है, द गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स जो का डिपार्टमेंट होता है, उनके थ्रू जो है वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल होंगे। एंड वेयर द रोड इज़ अंडर एनी स्कीम है, कोई ग्रांट के अंडर है, द गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग सेट स्कीम, कोई भी डिपार्टमेंट तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो सरकार जो है उस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो लायबल होगी वो कंपनसेशन देने के लिए, और जो भी केस वगैरह करना है उनके अगेंस्ट किया जा सकता है। अगर कोई हादसा जो है नेशनल हाईवे पे हो रहा है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है प्रिंसिपली लायबल होगा उस तरह की जो भी कंपनसेशन वहाँ पर होगी उसको देने के लिए। वेयर द एक्सीडेंट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, अगर कोई वाइल्ड एनिमल का कोई ऐसा हादसा हो जाता है वाइल्ड एनिमल के साथ, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट वुड बी लायबल टू डिस्पर्स द कंपनसेशन। तो इसमें हाई कोर्ट ने साफ बता दिया कि जिसकी भी जिम्मेवारी है वहाँ पर वही पैसा देगा, और प्राइमरली अगर हम देखें तो सरकार की जिम्मेवारी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू वो कंपनसेशन देने के लिए। अब गाइडलाइंस इसमें इशू की गई। अभी इसने हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट में क्या बोला कि अभी तक के तो जो हादसे हो गए हैं हम डिसाइड कर रहे हैं इन पिटिशन्स में, जो भी 193 पिटिशन्स की कॉमन जजमेंट है, बट फ्यूचर के लिए गाइडलाइन दी टू बी फॉलोड बाय द पुलिस ने ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट अबाउट एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्टेड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल्स, स्ट्रे, वाइल्ड, पेट और डिजर्टेड। तो खास बात है पेट एनिमल जो पालतू होते हैं, एक होते हैं लवारिस, एक पालतू, अगर आपको कोई एनिमल भी कहीं कोई डैमेज कर रहा है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जो है इशू की गई है। ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सीडेंट ड्यू टू स्ट्रे वाइल्ड एनिमल, द SHO शेल गेट अ DDR रिकॉर्डेड विदाउट एनी अनड्यू डिले। सबसे पहले तो SHO के ऊपर एक लाइबिलिटी रखी वहाँ पर कि अगर कोई ऐसा हादसा रिपोर्ट होता है तो आप इमीडिएटली DDR लॉन्च करेंगे विदाउट एनी डिले। पुलिस ऑफिसर जो होगा वो वेरीफाई करेगा क्लेम को एंड रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, जो भी विटनेसेस वगैरह हैं, साइट प्लान प्रिपेयर करेगा और समरी प्रिपेयर करेगा। कॉपी जो है वो क्लेमेंट को दे दी जाएगी कि ये हमने आपके केस में DDR वगैरह और ये सारी जो है स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड कर ली हैं। अबव रिपोर्ट भी फर्निश विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, 30 दिन के अंदर अंदर वो जो रिपोर्ट है वो क्लेमेंट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी। तो ये पुलिस के ऊपर एक गाइडलाइन इशू कर दी कि आपको अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है, क्योंकि देखो कंपनसेशन पुलिस ने नहीं देनी, बट सबसे पहले जो है जो भी हादसा हुआ है वो पुलिस को संभालना है, उसकी रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर करनी है, सो दैट कंपनसेशन लेने में बाद में कोई परेशानी ना आए। एडिशनल गाइडलाइंस क्या दी, स्टेट जो है पंजाब, हरियाणा, UT, चंडीगढ़ को क्या बोला, शेल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू डिटर्मिन कंपनसेशन टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अ क्लेम। तो जो वहाँ पर 193 पिटिशंस थी
उनको अब डिस्पोजल करने के लिए, क्योंकि 193 पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ हाई कोर्ट जो है, क्योंकि सब में अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग कंपनसेशन की बात की गई है, अलग अलग उस वहाँ पर कोई इंजरी केस है, कोई डेथ केस है, किसी का व्हीकल डैमेज हुआ है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हम एक कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो डिटर्मिन करेंगे कि कंपनसेशन हर केस में कितनी कितनी बनती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सीडेंट इंसिडेंट कॉज ड्यू टू स्ट्रे कैटल एनिमल, विद सच डेफिनेशन वुड इंक्लूड एनिमल सच एज काउज, बुल्स, ऑक्सन, डोंकीज, डॉग्स, सारी तरह के जितने भी स्ट्रे एनिमल्स वगैरह है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सारे इंक्लूड किए गए, इंक्लूडिंग वाइल्ड पेट डिजर्टेड एनिमल्स एज वेल। तो अगर किसी पालतू जो पशु है, एनिमल है कोई किसी का, उसने भी कोई अगर डैमेज किया है, हार्म किया है, तो वो भी वहाँ पर इंक्लूड किया गया। द सेड कमेटी शैल बी कंप्राइज्ड ऑफ, कौन कौन लोग होंगे वहाँ पर? डिप्टी कमिश्नर जो होगा वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का, वो चेयरपर्सन होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी ट्रैफिक, एसडीएम जो होगा आपका एरिया का, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये 4 लोग तो होंगे ही होंगे अंडर द सुपरविजन, जो चेयरमैनशिप है डिप्टी कमिश्नर की। इसके अलावा भी जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर उस कमेटी का पार्ट रहेंगे। राइट टू अप्रोच सिविल कोर्ट। अब तो मुद्दा एक उठता है कि हम सिविल कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट ने इन पिटिशंस को तो डिसाइड कर दिया, 193 पिटिशंस को, ये कह के कि हाँ कमेटी बना देते हैं, कमेटी के बाद वो अपना क्लेम वहाँ पर एक तरह से जो इन्होंने फाइल किया वो कमेटी डिटर्मिन करेगी कितना कंपनसेशन बनता है, और वो लोकल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की वो पे करेगी। फ्यूचर के लिए अगर कोई कहीं पर भी इस तरह का कहीं आता है, तो देखिए सिविल कोर्ट में जाना कई बार थोड़ा मुश्किल क्यों होता है सिविल कोर्ट में, क्योंकि सिविल कोर्ट में एक तो प्रोसीजर कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है, दूसरा वहाँ पर कोर्ट फीस का इशू आ जाता है कि अगर आप कोई कंपनसेशन डिमांड करें 10 लाख की, 20 लाख की, तो वो कंपनसेशन के ऊपर जनरली आप देखेंगे कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं एक एड वैलोरम कोर्ट फीस होती है। कोर्ट फीस भी कुछ परसेंटेज होता है जो भी आप क्लेम कर रहे हैं। मान लो 10 लाख का कुछ आप क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ उसका परसेंटेज 4%, 5%, 6% कुछ कोर्ट फीस होती है, तो वो भी विक्टिम के लिए दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर वहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा उस तरह से चलता रहता है कि किसको इसको आप पार्टी बनाएं, किसके अगेंस्ट क्लेम फाइल करें, कहाँ से आप एविडेंस लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे वो कंट्रोल में नहीं होती। तो राइट टू सिविल कोर्ट का जो इसने हाई कोर्ट की जजमेंट में बताया, उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रोसीजर है कमेटी वाला वो नॉट ऑपरेट एज अ बार, कि कमेटी तो हमने बना दी है और ये फ्यूचर के केसेस में भी एप्लीकेबल, हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसी जजमेंट आ सकती है कि कमेटी जो है आगे फर्दर भी चले। बट सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हो, तो सिविल कोर्ट में भी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, इस कमेटी के पास भी क्लेम कर सकते हो। तो जो भी कमेटी एक तरह से आपको कंपनसेशन देगी वो सिविल कोर्ट में एक तरह से सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब एग्जांपल दें, मान लो कमेटी ने डिटर्मिन किया कि आपको 12 लाख कंपनसेशन मिलना चाहिए और सिविल कोर्ट ने कहा कि 20 लाख मिलना चाहिए, तो वो 12 लाख जो कमेटी ने आपको ऑलरेडी दिला दिया है वो एक तरह से एडजस्ट होने के बाद 8 लाख जो बचा, सिविल कोर्ट का जो 20 लाख है वो 8 लाख जो है और मिल जाएगा। बट अगर सिविल कोर्ट कहता है कम, जो कमेटी ने अगर 12 लाख है और सिविल कोर्ट कहता है कि 10 लाख दो, तो कोई रिफंड नहीं करना। ये भी ये हाई कोर्ट की जजमेंट में साफ तौर पे बताया गया है। तो राइट टू अप्रोच जो है सिविल कोर्ट का, वो कहते हैं कि कोई बार नहीं है, आप वहाँ पर जाना चाहें आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। कंपनसेशन जो है अंडर द पॉलिसीज इज टू बी कंसिडर्ड एज एन इंटरिम फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्स ग्रेशिया ग्रांट टू हेल्प द विक्टिम। तो जो भी यहाँ पर कमेटी एक तरह से आपको पैसा देगी उसको हम इंटरिम फाइनेंशियल असिस्टेंस ही समझा जाएगा, मीन्स फॉर द टाइम बिंग। परमानेंट जो भी आपका बनता है वो सिविल कोर्ट डिसाइड कर सकता है। अमाउंट अवॉर्डेड बाय द कमेटी में बी सेट ऑफ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि जो भी कमेटी ने दिया सिविल कोर्ट के अवार्ड में वो एक तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सिविल कोर्ट पे अगर कोई अप्रोच करता है तो उसको एक्सपीडिशियसली उसको डिसाइड किया जाए। सिविल कोर्ट में टेक द एड ऑफ द गाइडलाइंस पैरामीटर्स प्रोवाइडेड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंपनसेशन देने का स्कीम है, कैलकुलेशंस हैं, तो वो उसकी हेल्प ले सकता है। एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में भी किया था। एडिशनली, ये वर्ड यूज़ किया है हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, एडिशनली। उन्होंने बोला एडिशनली मिनिमम जो है 10,000 रुपये एक टीथ मार्क का। अगर कोई लावारिस कुत्ता किसी को काट लेता है, कोई स्ट्रे डॉग जो है किसी को बाइट करता है, तो उस केस में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगी मिनिमम रहेगी 10,000 रुपये पर टीथ मार्क।
अगर एक टीथ मार्क है तो 10,000 रुपये, 2 है तो 20,000, 30 है तो 30,000, 3 है तो 30,000, इस हिसाब से पर टीथ मार्क। और अगर कहीं पर फ्लैश हैज़ बिन पुल्ड ऑफ, जो मांस भी कई बार होता है कि उसको वो काट लेता है, एक तो होता है सिर्फ मार्क हुआ है, एक होता है कि उसका मांस भी उसने खींच लिया, स्किन से मांस अगर बाहर आ जाता है, तो उस केस में मिनिमम जो है ₹20,000 पर 0.2 सेंटीमीटर ऑफ द वुंड। तो जो जख्म होगा उसको देखा जाएगा पर 0.2 सेंटीमीटर, मिनिमम 20,000 रुपये जो है कंपनसेशन का मिलेगा। अगर जो जख्म है काफ़ी बड़ा है, उसी हिसाब से उसकी मेजरमेंट होगी, डॉक्टर्स करेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, तो 20,000 रुपये पर 0.2 सेंटीमीटर जो है जख्म का, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिनिमम मिलेगी। एडिशनली है ये, जो उसका उस विक्टिम का वैसे कंपनसेशन बनेगा एज पर मोटर व्हीकल एक्ट या जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो तो है ही है, ये मिनिमम कंपनसेशन है जो मिलना ही मिलना है, इन एडिशन टू जो भी वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये हाई कोर्ट ने साफ तौर पे इस पर बताया कि हम इस तरह के जो भी हार्म्स हो रहे हैं पब्लिक को, लोगों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, वो किसी भी तरह से इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आपको लगता है कि आपको गाइड करना चाहिए, आप डेफिनेटली इस वीडियो की हेल्प लेकर उन लोगों को गाइड कर सकते हैं और उनका क्लेम जो है सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में फाइल करवा सकते हैं और उनको कंपनसेशन जल्दी से जल्दी मिल सकती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर हम कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पर भी आप अपनी कोई भी बात जो है वो रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।